नमस्कार विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल कॉम्टेरिया पे। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण लेक्चर पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के लिए हम यहाँ पर आपको लेक्चर देते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के लिए हम स्पेशली डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ एसएससी। आज का टॉपिक है 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 18 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना पढ़ रहे हैं। यूपीपीसीएस का फॉर्म आ गया है तो उसको भर लीजिए। 19 तारीख से एमपीपीसीएस का भी फॉर्म भरा जाएगा। तो यूपीपीसीएस में 220 पोस्ट है और एमपीपीसीएस में 60 पोस्ट है। एमपीपीसीएस का भी बाद में भरा जाएगा, अभी यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है। जो विद्यार्थी नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। 1971 का चुनाव, कांग्रेस का पुनर्स्थापना। देखिए, कांग्रेस के टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्प मत में आ गई। मत कम हो गया इनका, कांग्रेस का ही वोट था। तो जब टूट गई कांग्रेस तो इंदिरा गांधी की सरकार अल्प मत में आ गई। बहुत ही कम इनको मत मिलने की स्थिति आई। डीएमके और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ पार्टियां से प्राप्त, इनके समेत कुछ पार्टियों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। मतलब डीएमके वगैरह से साथ पाके इनकी सरकार बन गई इंदिरा की। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई। हालांकि डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ पार्टियों से प्राप्त मत के आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इसके बाद सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। अपनी छवि को कि हम समाज के हितैषी हैं, समाजवादी रूप में पेश किया। कांग्रेस की टूट जाने से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई और डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ पार्टियों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी तो रह गई और सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रूप में पेश करने लगी। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा मामले, कौन सा मामला था? भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन, एक्सक्यूशन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। एक जबरदस्त अभियान चलाया इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के एक्सक्यूशन के लिए। और क्या हुआ उसके बाद? इन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए।
इन्होंने, इंदिरा गांधी ने भू परिसीमन के कुछ और भी कानून बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से, जनता का आदेश, जनता का समर्थन, जनादेश हासिल करने की गरज में, देखिए उनको एक मजबूरी थी तो गरज कहा जाता है इसको, गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा की सरकार ने कि उनका जन समर्थन उनको मिल जाए, जनादेश मिल जाए, तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, देखिए 1970 के दिसंबर में, 1970 के दिसंबर में, मतलब दिसंबर 1970, 1970 दिसंबर, लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। लोकसभा भंग करने की सिफारिश की ताकि लोकसभा भंग करके फिर नए सिरे से लोकसभा का चुनाव कराया जाए। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था, साहस से भरा। क्या कहा इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, बहुत ही कम मत इनको मिले। डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ पार्टियों से प्राप्त मत के समर्थन पर आधारित उसके बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रूप में पेश किया और इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया और इंदिरा गांधी ने भू परिसीमन के कुछ और भी कानून बनवाए और दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा की सरकार ने 1970 दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव, अब देखिए चौथा आम चुनाव खत्म, लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी में, 1971 के फरवरी में हुए, फरवरी माह में, वही ना है हमारा टॉपिक 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। आप लोगों ने मेरी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक थारो रिवीजन देता हूं, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यूपीएससी का,
आप लोग बने रहें। उन्नीस सौ 71 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन आज का टॉपिक है। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई। डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ पार्टियों से प्राप्त समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रूप में पेश किया। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया और भू परिसीमन के कुछ और भी कानून बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की और यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। एक बहुत ही बड़ा कदम। पांचवें लोकसभा के पांचवें आम चुनाव 1971 की फरवरी में कराने की बात की गई। लोकसभा के पांचवें आम चुनाव 1971 की फरवरी में कराने की बात की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? मुकाबला होता है। मुकाबला अगली हेडिंग है। मुकाबला होगा कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर रिक्विजिलिस्ट के विपरीत जान पड़ रहा था। चुनावी मुकाबला कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट मतलब कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट थी इंदिरा की। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती ही पार्टी, एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विजयी विपरीत जान पड़ रहा था और आखिर एक नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी, मतलब एक हिस्सा थी, जर्जर पार्टी का हिस्सा थी कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। हर किसी को विश्वास था कि क्या विश्वास था कांग्रेस में? हर आदमी को विश्वास था। क्या था? कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक की क्या विश्वास करते थे लोग कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत क्या है? कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ का मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में है। क्या लगता था लोगों को कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में नियंत्रण में है सब कुछ। इसके ऑर्गेनाइजेशन समझते थे, लेकिन असल में रिक्विजिनिस्ट के ही जो कमजोर उन्हें कारण समझ रहे थे वो पावरफुल थे। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी, सभी बड़ी, ये ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर समाजवादी
इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी, गैर साम्यवादी मतलब साम्यवादी नहीं है, गैर, इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी, ध्यान दीजिए, विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस में एक आर हो गया रिक्विजिलिस्ट और एक हो गया वो ऑर्गेनाइजेशन, तो लोगों को लगता है कि सारा नियंत्रण ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन इंदिरा पहले ही अलग हो गई थी। और गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे, इस गठबंधन का नाम क्या था? इसे इन्वर्टेड कामा में ग्रैंड अलायंस, मतलब अलायंस की जगह ग्रैंड अलायंस हो गया, बड़ा अलायंस कहा गया। विपक्षी पार्टियों का, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी दल, ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और अनुकूल हो गई। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई, क्योंकि इनकी विपक्षी पार्टियों ने ग्रैंड अलायंस बना लिया। देखिए, तो और कठिन स्थिति होगी इंदिरा के लिए, जिसमें एसएसपी, पीएसपी, ये दोनों सपा की थी पार्टियां, भारतीय जनसंघ, ये सब इसके खिलाफ ग्रैंड अलायंस, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल। और भारतीय क्रांति दल ये चुनाव में एक छतरी के नीचे, मतलब एक साथ एक छतरी के नीचे का मतलब एक ही पार्टी में, जैसे INDIA इस समय लड़ रही है, आ गए, ये स्थिति थी, एक ही छतरी के नीचे आ गए सारे। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया, मिल गया जाके उसके साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ, इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ, नई कांग्रेस इंदिरा की थी, नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों को पता नहीं था, जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास, जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, विपक्षियों के पास क्या नहीं था? अभाव था। कमी थी उनके अंदर। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया, इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। तो ऐसी क्या बात थी? नई कांग्रेस के पास, इंदिरा की कांग्रेस, क्या था ऐसा जो बड़ी पार्टियों के पास नहीं था?
विपक्षियों के पास। तो नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा, इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, क्या कहती थी इंदिरा विपक्षी गठबंधन के लिए, कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, क्या है, इंदिरा हटाओ। जैसे आजकल मोदी हटाओ हो रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, INDI जैसे कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इसी तरह पहले क्या था कार्यक्रम विपक्षियों के पास, इंदिरा हटाओ। ये पुराने समय में जो चीजें हो रही थी वो आज दोहराई जा रही है। गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया और इसे ग्रैंड अलायंस कहा, और इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक ही छतरी के नीचे आ गए, एक साथ मिल गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया, और इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। तो नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा, कार्यक्रम था, कि ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम के कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। यह बात इंदिरा गांधी ने देशवासियों को बताई। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम, लोगों के सामने एक पॉजिटिव प्रोग्राम रखा और इसे अपने मशहूर नारे, इंदिरा गांधी क्या, अभी से तो मशहूर नारे, कौन सा नारा मशहूर था उनका, गरीबी हटाओ। क्या था नारा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। देखिए क्या मामला था, मुकाबला जो चला कांग्रेस अलायंसेस और कांग्रेस, इंदिरा और विपक्षी पार्टियों के बीच क्या चला मुकाबला आपका, मुकाबला कहता था कि चुनावी मुकाबला कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट
के विपरीत जान पड़ रहा था। कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जो थी, इंदिरा गांधी ने बनाई थी जो पार्टी, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट, और आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर लग रही थी। विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। क्या कहा गया? ग्रैंड अलायंस कहा गया। जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हुई उसको ग्रैंड अलायंस कहा गया। और इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए 5वें लोकसभा चुनाव 1971 में स्थिति और भी विकट जटिल हो गई, जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक ही साथ जुड़ गए। जैसे कि आज INDIA जुड़ा हुआ है बीजेपी के खिलाफ, तो वही स्थिति थी कि चुनाव में एक ही छतरी के नीचे आ गए। फिर क्या हुआ कि शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया, और इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। क्या बात थी नई कांग्रेस के पास? एक मुद्दा था उनके पास, एक एजेंडा, एक कार्यक्रम। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम के कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है विपक्षियों के पास? इंदिरा हटाओ। क्या था? इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। आप लोग को वैकेंसी अपडेट बता देते हैं आज की। आपके जॉब अलर्ट पैनल में पहली जॉब है यूपीएससी की वैकेंसी आई है। यूपीएससी से आई है वैकेंसी। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लोग जॉब अलर्ट देख लेते हैं। यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया है 400 पदों का। और इसकी एनडीए की जॉब है, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2024, एनडीए 2024 की जॉब है। 400 पद है। 9 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। ठीक है। SJVN में जॉब आई है, 60 पोस्ट है अप्रेंटिस के लिए। 7 जनवरी लास्ट डेट है। BISAG यंग में रोजगार है, 54 पोस्ट आई है। IT एग्जीक्यूटिव, इसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024। इसके बाद BHU में जॉब आई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी, 258 पोस्ट है BHU में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, लास्ट डेट है 8 जनवरी 2024। इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में जॉब आई है, 27 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी वेबसाइट है www.nita.ac.in। इसकी लास्ट डेट है 10 जनवरी। ESIC हॉस्पिटल में जॉब आई है, ESIC हॉस्पिटल में जॉब आई है, 12 पोस्ट है। ध्यान दीजिए। स्पेशलिस्ट, 8 Feb 2024 तक लास्ट डेट है।
इसके बाद जो जॉब्स हैं, संचार मंत्रालय डाक विभाग रायपुर में स्टाफ का ड्राइवर, 20 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। www.indiapost.gov.in। इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी है, उप निदेशक, 1 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। www.delhijalboard.nic.in। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण रोचक भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के ये महत्वपूर्ण लेक्चर देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कठिन प्रयास करें, स्टडी हार्डर देन हार्डर, अचीव्ड योर गोल। और हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हम सिलेक्शन तक आपके साथ हैं। हर एक विद्यार्थी, हर एक एस्पिरेंट, हर एक कॉम्पिटिटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्पिटिटिव उनके साथ है, उनके हर दुख दर्द में साथ है। आप लोग 12वीं फिल्म पिक्चर जरूर देखें, 12th फिल्म। बहुत ही संघर्ष यूपीएससी आईपीएस बनने का दिखाया गया है। श्री मनोज कुमार शर्मा जी का, जो कि चंबल से थे, काफी अच्छा मुझे लगा और एक मोटिवेशन मिला। आप सभी लोग 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा देंगे। 17 मार्च को आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा देंगे। 28 अप्रैल 2024 को आप लोग एमपी पीसीएस परीक्षा देंगे। अभी एमपी पीसीएस में 60 पोस्ट है, यूपी पीसीएस में 220 पोस्ट है, लेकिन यूपी पीसीएस में 500 पोस्ट 600 पोस्ट हो जाएगी सिलेक्शन तक, और एमपी पीसीएस में भी 60 पोस्ट है, वो सिलेक्शन तक 200-250 सीट आ जाएगी। और पिछली जो वैकेंसी अभी 2023 के एमपी पीसीएस का प्री हुआ है, इसमें 227 वैकेंसी थी, तो उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगी। आप लोग उसका तैयारी करते रहें। और भी जॉब्स आ रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। सभी मास्टर जो नियुक्त हुए हैं बिहार में, उन सभी लोग को अनंत शुभकामनाएं उनके सुंदर भविष्य के लिए। कॉम्पिटेरिया आप सभी अध्यापकों को जो कि बिहार में चयनित हुए हैं, कोटि कोटि शुभकामनाएं देता है। आप सभी लोग का भविष्य उज्ज्वल हो। यूपी टीजीटी पीजीटी की अब आयोग का गठन हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल, तो टीजीटी पीजीटी की नियमावली बन गई है, प्रिंसिपल की नहीं बनी है। अभी आयोग का गठन पूरा हो जाएगा, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद डेट आएगी, मार्च अप्रैल में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा। अब तब ना कहिएगा कि बताया नहीं, तो अभी से लग जाइए, 2-3 महीने हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसका सेंट्रल स्कूल में भी वैकेंसीज आई हैं, नवोदय की भी वैकेंसीज आने वाली है। AWES और ये आवासीय अटल विद्यालय भी आप लोगों ने एग्जाम दे दिया होगा, आप लोगों का कैसा गया वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कई विषयों पर और कई उस पर, और मैं भी कोशिश करूंगा पढ़ाने की। हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। मैंने एक फेसबुक पे पेज बनाया है, विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया, उस पर भी मैं लेक्चर दूंगा। और कॉम्पिटेरिया लाइव भी हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, कॉम्पिटेरिया लाइव, वहाँ भी हम कुछ अपडेट देंगे हरियाणा पीसीएस जुडिशियल ब्रांच के लिए। और यूपी एपीओ भी आने वाली है, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नया बेयर एक्ट छपने दीजिए, उसके बाद में लॉ, जुडिशियरी और एडवोकेसी की परीक्षाओं के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारी चीजों पर जो किताबें छप के आएंगी, मैं पूरा एक आपको सारगर्भित और विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। मैं अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाऊंगा आपको कानून, और हिंदी भाषा में भी पढ़ाऊंगा। सभी धाराओं को, सभी आर्टिकल को जो बदले गए हैं, जो न परिवर्तित है, जो परिवर्तित है, उनकी क्या क्रमांक बदले हैं। जैसे कि सेक्शन आपका 156 जो FIR आप लिखते थे वो चला गया 173 में। तो इस तरीके से बेयर एक्ट नया आ जाएगा। मैं बेयर एक्ट को परचेज करने के बाद आप लोगों को बेयर एक्ट पूरा क्लेरिफाई कर दूंगा कि व्हाट शुड द सेक्शंस एंड सबसेक्शंस चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। और फिर हम भारत का संविधान एक समराइज रिवीजन भी देंगे। यूपीएससी के लिए हमारा फोकस है, हमारी स्पेशलाइजेशन है यूपीएससी, और हम साथ साथ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस भी लेके चलेंगे। एमपी पीसीएस के विद्यार्थी लपट जाए, एमपी जीके पढ़ना चालू कर दें। एमपी जीके खेल दर्शन
और एमपी का सारा जीके का पढ़ डालें, जितने भी जीके हैं, मेंस में बहुत काम आएगा। और काफ़ी अच्छा रहा जो सफ़र। एमपीपीसीएस 2019 का रिजल्ट आया। अब जल्दी जल्दी 20, 21, 22 के भी रिजल्ट आ जाएंगे। आप सभी लोग को, आप लोग के भविष्य की सुखमय, और आप सफलता के हर एक नए आयाम को स्थापित करें और हमेशा काम टेरिया का सीना और सिर हमेशा ऐसे गर्व से चौड़ा होता है। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें।